मार्केट लीडर्स के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज हम एक खास मेहमान से मिल रहे हैं। एक मेहमान जो खुद आईआईटी कानपुर के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अपना कारोबार कर चुके हैं और देश की बड़ी दिग्गज कंपनियों के साथ वो काम कर चुके हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस जैसी कंपनी में उन्होंने काम किया और अब देश की जानी मानी ब्रोकिंग हाउस एफआई ब्रोकिंग हाउस क्रेडिट स्विस के वो इंडिया इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट है। जी हाँ, नीलकंठ मिश्रा आप हमारे साथ हैं। नीलकंठ, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। थैंक यू। इस वक्त देश के सामने सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है वो है रुपए के उतार चढ़ाव का, वोलेटिलिटी का, और उसके आगे पीछे सारे बाजार, सारे मार्केट्स घूम रहे हैं। जो कुछ भी कदम सरकार उठा रही है, आरबीआई उठा रही है, थोड़ी कोशिश हो रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये काफ़ी है? और जो ये इनका जो इम्पैक्ट आना है वो क्या रुपए की कमज़ोरी को, रुपए के उतार चढ़ाव को रोक पाएगा? इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके करंट अकाउंट डेफिसिट है। करंट अकाउंट डेफिसिट होना अपने आप में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वो करंट अकाउंट डेफिसिट किस चीज़ के कारण हो रही है उससे प्रॉब्लम होती है। अगर आप कहीं से बाहर से कोई इक्विपमेंट खरीद रहे हैं और उसको पे करने के लिए आप बाहर से कहीं उधार ले रहे हैं, तो वो आराम से चल सकता है, सालों चल सकता है, दशक भर चल सकता है। लेकिन जैसे ही आप बाहर से उधार लेके कंज्यूम करने लगेंगे, आप आईफोन खरीदने लगेंगे, आप तेल जलाने लगेंगे, आप सोना खरीदने लगेंगे, तो वो सस्टेनेबल नहीं होता है। तो अगर रुपए को रुकना है तो उसके लिए हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में आना होगा। हो सकता है मेरे हिसाब से रुपया मतलब डॉलर के अगेंस्ट 55-56 पे अटकना चाहिए। कम से कम इतनी मजबूती हो सकती है क्योंकि उस लेवल पे आके 55-56 पे आके हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो और ज़्यादा compete कर सकते हैं। हमारे इंपोर्ट्स पे काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है, और जब से सरकार ने डीजल के दाम बढ़ाने शुरू किए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ाने शुरू किए हैं, तब से डीजल और पेट्रोल के कंजम्पशन में काफ़ी कमी आने लगी। तो क्या ये समझना ठीक है कि इस वक्त नियर टर्म में रुपए को लेकर जो चिंताएं थी, जो कमज़ोरी होनी थी, 61 के लेवल के आसपास हम पहुंचे, वो वर्स्ट पीरियड हम देख चुके हैं, अब उससे बुरा शायद तुरंत ना होता दिखे? अगर केवल हम भारत के बारे में बात करें तो आपका कहना सही है। मेरे हिसाब से और कमज़ोरी होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ी डराने वाली बात है कि रुपए को रोकने के लिए, कमज़ोरी रोकने के लिए जो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं उसके इफेक्ट के बजाय साइड इफेक्ट ज़्यादा होंगे। क्या ये सोचना अब ठीक है कि ब्याज दरें कम होने की तो भूल जाइए, अब ब्याज दरें बढ़ने की संभावना बहुत जल्द दिख रही है आपको? ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर बाहर बहुत बड़ी समस्या नहीं खड़ी होती कि कोई और इमर्जिंग मार्केट में किसी बैंक को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, कोई बहुत बड़ी कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है तो मेरे हिसाब से वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर अगले 1 साल के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हो सकता है रुपया फिर गिरने लगे। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो चिंताएं आरबीआई को है करंट अकाउंट डेफिसिट और रुपए की वॉलेटिलिटी को लेकर, उस लिहाज से देखा जाए तो क्या ग्रोथ और ब्याज दरों को कम करना अब प्रायोरिटी पर नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो आरबीआई सॉल्व करने की कोशिश करती है वो होती है इन्फ्लेशन की, महंगाई की। राइट। ग्रोथ काफ़ी हद तक सेकेंडरी एस्पेक्ट हो जाता है। इनफैक्ट ग्रोथ की अगर आप बात करें तो हमने अभी एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें हम यही बता रहे हैं कि इंडिया की ग्रोथ भी अंडरस्टेटेड है। ओके। जिस तरह से हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं उसमें अभी जहाँ ग्रोथ हो रही है, जो जैसे मान लीजिए लोगों को बहुत सेल फोन मिला है, ग्रामीण सड़कें बनी हैं, जगह जगह बिजली पहुंची है, ये पिछले 15 साल से चल रहा है, मतलब ये बट उसका असर अभी दिख रहा है। तो इस असर को अभी जीडीपी ग्रोथ में कैप्चर ही नहीं किया जा रहा है। तो हमने अभी एक रिपोर्ट निकाली कि पिछले 8 साल में जो रिपोर्टेड जीडीपी ग्रोथ है 8% की, वो हो सकता है 10% के करीब हो। जो आपने टाइटल दिया कि इनफॉर्मल इकोनॉमी काफ़ी बेहतर कर रही है। करेक्ट। अगर आरबीआई को महंगाई को रोकना है तो वो ये भी कह सकते हैं कि भाई ग्रोथ जो है इंडिया में वो ऑलरेडी ठीक ठाक है। मे बी जो हमारे ऑफिशियल अकाउंट्स में जो रिपोर्ट्स हो रही हैं उसमें आपको 5% ग्रोथ दिख रही है, हो सकता है असलियत में वो 7% ग्रोथ हो। इसलिए बट अगर महंगाई 8, 9, 10% पे चलती रहे
तो वो मीडियम टर्म में 3 से 5 साल के लिए इकॉनमी के लिए बहुत ही ख़राब है। मार्केट लीडर्स के इस खास एपिसोड में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जानेंगे कि क्या बाजार में तेजी बरकरार रहेगी, क्या बाजार नए ऊंचाइयां छूने वाला, नए हाइज बनाने वाला है। इसका जवाब देंगे नीलकंठ मिश्रा से इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मार्केट लीडर्स में। हमारे साथ हैं क्रेडिट स्विस के इंडिया इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट नीलकंठ मिश्रा। क्या बाजार के हालात आपको उतने ही बेहतर दिख रहे हैं या फिर बाजार यहाँ से भी खराब होने की सिचुएशन में है? देखिए, बाजार क्या है कि हम लोग सब सेंसेक्स देखते हैं, निफ्टी देखते हैं, बट निफ्टी और सेंसेक्स में कोई इन्वेस्ट नहीं करता। कुछ लोग निफ्टी फ्यूचर्स वगैरह खरीदते होंगे, बट ज़्यादातर लोग, हम आप, आपके इन्वेस्टर, हमारे इन्वेस्टर, सब स्टॉक्स खरीदते हैं। तो अगर आप देखें एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पर जाते रहें तो आप देखें कि किसको नुकसान हो रहा है, राइट? अब कंज्यूमर कंपनीज है। अगर 90% लोग जो इंडिया में 90% लोग जो इंडिया में काम करते हैं, उनकी आमदनी बहुत ज़ोरों से बढ़ रही है, तो कंज्यूमर कंपनीज के रिजल्ट्स में वो दिख रहा है और वो कंपनीज अच्छा कर रही हैं। अगर जो बहुत ही गरीब लोग थे, उनको अब 2 जून खाने को मिल रहा है, वही नहीं, उनको अब थोड़ा उनकी बचत भी हो रही है, वो अब दवा खा सकते हैं, तो दवा की कंपनीज अच्छा कर रही हैं। रुपया गिरा है, दवा की कंपनीज को फ़ायदा हुआ है। आप आईटी कंपनीज को देख लें। एक इंजीनियर का दाम, एक इंजीनियर की तनख्वाह जो मान लीजिए कोई बड़ी आईटी कंपनी को ज्वाइन कर रहा है, मान लीजिए इन्फोसिस को ही ज्वाइन कर रहा है, पिछले 6 साल से वो तनख्वाह चेंज नहीं हुई है। अब एक आईटी इंजीनियर बड़ी कंपनी को टैक्सी ड्राइवर से भी कम तनख्वाह में मिलता है। तो इसका अगले 3-4 साल में अब आईटी कंपनी के मैनेजर्स को ये खोजना है कि इतने सस्ते इंजीनियर्स को हम कैसे जल्दी से जल्दी यूज़ करके और रेवेन्यू बढ़ाएं। आप वो जो NBFC होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, उनको देखें, वो फॉर्मल और इनफॉर्मल इकोनॉमी के बॉर्डर पे काम करती हैं, तो उनके लोन ग्रोथ में कोई कमी नहीं हो रही, क्योंकि इनफॉर्मल इकोनॉमी अच्छा कर रही है। तो वो छोटे ट्रक्स के लिए लोन दे रहे हैं, वो छोटे छोटे कारीगरों को लोन दे रहे हैं, तो उनकी ग्रोथ में कोई कमी नहीं है। आप कुछ बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक लें, वो लोग बहुत ज़ोर से अपना ब्रांच नेटवर्क एक्सपैंड कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ, काफ़ी प्रॉफिटेबली अपना लोन बुक भी एक्सपैंड कर रहे हैं। यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक या यूँ कहें कि कंपनी और सेक्टर स्पेसिफिक तो डेफिनेटली निवेश के मौके, लेकिन एक ब्रॉडर मार्केट के डायरेक्शन के लिहाज से मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ। क्या ये सोचना सही है कि इस साल नया हाई बन सकता है या फिर इलेक्शन का साल है, अब यहाँ से अपसाइड काफ़ी लिमिटेड? आप कैसे देख रहे हैं बाजार? कुछ दिन पहले अगर एक स्टील कंपनी का स्टॉक 15% गिरता था, वो आपको सेंसेक्स और निफ्टी में दिखता था, क्योंकि मेटल कंपनी का वेटेज सेंसेक्स में बहुत ज़्यादा था। अभी क्या है कि वो स्टॉक्स इतने छोटे हो गए हैं कि अगर वो 10-15% गिरते भी हैं तो सेंसेक्स में दिखता नहीं है। बट वहीं अगर सन फार्मा एक दिन 10% चल जाता है या एक हफ्ते में 10% चल जाता है, वो आपको सेंसेक्स में दिखता है। इसलिए केवल सेंसेक्स को आप देखेंगे तो अंदर के जो मूविंग पार्ट्स हैं, अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, वो आप मिस कर जाएंगे। तो अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक सेक्टर्स को लेके आगे बढ़ें तो सेंसेक्स तो इस साल नया हाई तो बनना ही चाहिए। ऐसे में क्या 6000 के आसपास हम निफ्टी पर हैं, साल भर के व्यू से 10 से 15% की अपसाइड की उम्मीद करना गलत नहीं होगा? मेरे ख्याल से उतना तो बनना चाहिए। बनता है। आपने जैसे कई थीम्स, कई सेक्टर्स की बात की, एक आपका शायद पसंदीदा सेक्टर है जहाँ पर आपने काफ़ी रिसर्च किया, वो है बैंक्स, खासतौर से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। क्या आपको लगता है कि एक तरफ जब जिस तरह के माहौल में, मैक्रो इकोनॉमिक माहौल में हम हैं, और अब यहाँ पर अब भी इन्वेस्टमेंट के मौके हैं, या फिर एक बड़ा ट्रिगर जो रेट कट का है वो फिलहाल दूर है, ऐसे में यहाँ से निकल जाना चाहिए? क्या क्या व्यू है आपका बैंक्स पे, खासतौर से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे? हमने 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को डाउनग्रेड किया, बट अगर वहीं पे जैसे एक बैंक है जिसमें जो सबसे बड़ा बैंक है, जिसमें उनका ड्यूरेशन, मतलब असेट लायबिलिटी मिसमैच, जो मैचिंग होती है, उसमें उनके लायबिलिटीज़ का ड्यूरेशन जो है असेट ड्यूरेशन से ज़्यादा लंबा है। तो यानी कि उनके डिपॉजिट्स काफ़ी लॉन्ग टर्म हैं, उनकी बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है।
तो जो आरबीआई ने किया उससे उल्टा उनको फ़ायदा होने वाला है। आप स्टॉक स्पेसिफिक बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं इंडिया में। जैसे कोई मगर से पूछता है कि भाई इंडिया की मार्केट गिर नहीं रही, अगर आप देखें रुपी टर्म्स में, डॉलर टर्म्स में तो हमारी बहुत बुरी हालत है, बट अगर लोकल करेंसी टर्म्स में इंडिया का मार्केट पिछले 1.5 महीने में, मतलब टॉप 50 मार्केट जो ग्लोबली हैं उसमें हम रैंकिंग ट्रैक करते हैं, तो हम लोग टॉप 10-15 में हैं। हमने काफ़ी अच्छा किया है। वो इसलिए किया है कि अब सेंसेक्स निफ्टी ऐसी कंपनीज का बना हुआ है। आप आईटीसी, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, सन फार्मा, इन सब स्टॉक्स, इतनी अच्छी मैनेज कंपनीज, थोड़ी महंगी हैं, काफ़ी महंगी है एक्चुअली कुछ तो, बट इन कंपनीज के स्टॉक्स को आप अगर कोई बेचने वाला नहीं मिलेगा आपको अगर, तो ये स्टॉक्स गिरेंगे नहीं। अगर ये नहीं गिरेंगे तो सेंसेक्स नहीं गिरेगा। आपने कंजम्पशन की थीम की बात की और डिफेंसिव्स की बात की, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, और ये सारे महंगे हैं जैसे आप भी कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको अब भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के मौके दिखते हैं? आईटी महंगा नहीं है। आईटी में मतलब बहुत सारे स्टॉक हैं जो मतलब 13, 14, 15, 16 टाइम चल रहे हैं। मतलब ऐसा कोई 25 वाला तो कंज्यूमर में ही है। कंज्यूमर में कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे हमने भी कुछ स्टॉक्स को डाउनग्रेड किया है अभी कि बहुत महंगे हो गए, इसमें अभी और इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है। लेकिन वैसे ही कुछ स्टॉक हैं जो ग्रोइंग पार्ट ऑफ इंडिया है, जो मैं कहता हूँ बॉटम ऑफ द इनकम पिरामिड, जहाँ पे अगर आपके प्रोडक्ट्स उस कैटेगरी ऑफ कंजम्पशन के लिए सूटेड हैं, मतलब आप उन कस्टमर्स को कुछ बेच सकते हैं, तो ऐसे स्टॉक्स में अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी। ये तो बात हुई बाजार की, लेकिन आपके लिए कहाँ हैं कमाई के मौके? कौन से सेक्टर्स देंगे आपको शानदार रिटर्न? ये बताएंगे नीलकंठ मिश्रा मार्केट लीडर्स में इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मार्केट लीडर्स में। हमारे साथ हैं क्रेडिट स्विस के इंडिया इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट नीलकंठ मिश्रा। ऑयल एंड गैस है कि ये स्पेस अब काफ़ी लाइमलाइट में एक्शन में आती हुई दिख रही है, स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के मौके, और अब जब आप बाजार पर बुलिश हैं, 10-15-20% की अपसाइड यहाँ से अगर बनती हुई दिखती है? 20 नहीं बोल रहा मैं बुलिश भी नहीं। सी मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ कि मेरा व्यू क्या है। बहुत लोग अभी इंडिया पे, अगर मैं एफआईआई इन्वेस्टर्स को देखूं, उनके फ्लोज को देख के नहीं लग रहा है, बट अगर आप जो एक्टिव मैनेजर जो इंडिया में पैसा लगाते हैं उनसे बात करें तो सब लोग इंडिया को लेके बहुत चिंतित हैं। ओके, सबको बहुत चिंता है कि रुपी बहुत ज़ोर से गिर रहा है, सरकार जो सही डिसीजन लेने हैं वो ले नहीं पा रही है, और जब तक इलेक्शंस नहीं होते, चुनाव नहीं होते, तब तक कुछ नहीं होने वाला, राइट। और इसीलिए वो पैनिक कर रहे हैं इंडिया पे। बहुत लोग अब इंडिया के बारे में बात नहीं करना चाहते। मेरा कहना है कि भाई देखिए, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी थी वो हो गई हैं। पिछले 1.5-2 साल से सरकार काफ़ी मेहनत कर रही है, और अगर आप पिछले 20 साल के रिफॉर्म्स को देखें, हमें लगता है कि 91 से 96 की सरकार जो थी, नरसिम्हा राव की सरकार थी, कि अभी पीछे देख के लगता है कि वाह, कि उन्होंने बहुत स्टेबल एनवायरनमेंट में काफ़ी अच्छे से रिफॉर्म किया होगा। बट ज़्यादातर लोग भूल चुके हैं कि वो भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, और उनको लेफ्ट फ्रंट ने आउटसाइड सपोर्ट दिया हुआ था। उस समय में जैन हवाला स्कैंडल, हर्षद मेहता स्कैंडल, चंद्र स्वामी, मतलब जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स थी वो हर समय होती थी। जैसे जो हमें अभी लग रहा है क्योस, उस समय भी वैसा ही था। 96 to 98 में भी वैसा ही था। 98 to 2004 में भी वैसा ही था। अटल जी की सरकार को अभी लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा रिफॉर्म किया, बट जब वो सरकार चल रही थी, जीडीपी ग्रोथ हमारा 5 से 6% ही था, और उनको भी ऐसे ही क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि आप इतनी 17 पार्टीज़ की सरकार लेके चल रहे हैं, आपने इतना कुछ कंडोन कर दिया, इतनी गड़बड़ हो रही है। बट आप देखें कि जब हम पीछे देखते हैं तो आप देखते हैं कि कितना काम हुआ था उस समय। वैसे ही अभी भी पिछले 1.5-2 साल से काफ़ी काम हो रहा है। वही है कि इसका असर हम 3-4 साल बाद देखेंगे। तो मेरे हिसाब से जो कहते हैं ना ट्रफिंग, कि अब जो वर्स्ट इज़ पास्ट, लेकिन अभी हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि हम बहुत ज़ोर से अभी रिकवरी देखें। लेकिन बाजार में अगर तेजी आती है, जब भी आए, भले इलेक्शन के पहले आए या बाद में आए, लीडरशिप कहाँ से आएगी? मेरे हिसाब से जो इसी क्या होता है ना, हर समय एक नया सेक्टर, एक नई थीम जो है वो निकल के आती है। इन्वेस्टमेंट साइकिल की थीम तो मेरे ख्याल से अगले 3-4 साल नहीं चलने वाली। एक्सपोर्ट्स में कुछ
ग्रोथ दिखना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगली थीम जो है वही वो इनफॉर्मल इकोनॉमी वाली थीम होगी। ओके। कि जो भी अगर अभी क्या है, लेकिन क्या उस थीम में बहुत सारे स्टॉक्स या बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो मार्केट में लिस्टेड हैं और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के मौके हैं लोगों के लिए, या फिर जैसा इनफॉर्मल इकोनॉमी की जो आप बात कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज टाइप है, तो क्या वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके पैसा कैसे बनेगा? आप जो LCB फाइनेंसिंग कंपनीज हैं, आप सीमेंट कंपनीज को देख लें जिनका कि उस तरफ काफ़ी सेल्स होते हैं, मीडिया कंपनीज को देख लें। अगर इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल बनाना है, अगर एक बड़ी नेशनल कंज्यूमर कंपनी को उस कस्टमर तक पहुंचना है, उसको पहुंचने का ज़रिया मीडिया कंपनी है। आप अगर किसी बड़ी कंपनी के CEO को पकड़ लें और बोलें कि भाई देखो इनफॉर्मल इकोनॉमी में इतना ग्रोथ हो रहा है, तो काफ़ी खुश होगा। एक्चुअली मैंने काफ़ी प्रेजेंट किया भी है, वो लोग खुश होते भी हैं। फिर वो अगला सवाल पूछते हैं कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ कैसे? पहुँचने का ज़रिया वो तो ब्रांडिंग कंपनी है, पहुँचने का ज़रिया मीडिया कंपनी है। आप मीडिया कंपनी में इन्वेस्ट करें। आप जो बैंक्स वहाँ तक पहुँच के उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उन बैंक्स में इन्वेस्ट करें। और जो कंज्यूमर कंपनीज हैं वो तो है ही, उसमें से कुछ महंगी हो गई है, मैं मानता हूँ, बट काफ़ी ऐसी भी हैं जो जिनका प्रोडक्ट बास्केट उस लेवल के कंजम्पशन बास्केट के लिए काफ़ी सूटेबल है। उन कंपनी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। ऐसे कौन से सेक्टर से जो अब भी साल 2-3 साल के लिए आज से मुश्किल में रहेंगे और फिलहाल वहाँ पर दूर रहने में समझदारी है? मेटल्स, मुझे लगता है कि बहुत सारी मेटल कंपनीज को अगले 2-3 साल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अभी लोगों को लग रहा है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी हुई है, बहुत लोगों के स्टॉक हैं जो काफ़ी गिर चुके हैं, बट वो प्रॉब्लम अभी आई नहीं है सामने। मेरे हिसाब से बहुत सारी कंपनीज को बैंक्रप्सी इंडिया में बहुत कम होती है, बट उनके जो जिन बैंक्स ने उनको लोन दिए हैं उनको प्रॉब्लम होगी। तो मेटल से तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर दूर। कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जिनमें बैलेंस शीट ठीक ठाक है, बट जहाँ भी बैलेंस शीट ख़राब है, जहाँ डेट बढ़ता दिख रहा है, उनको तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। इंडस्ट्रियल ग्रुप से हम दूरी रहेंगे। वो भी स्टॉक्स काफ़ी सस्ते हो गए हैं, लोगों को लगता है कि भाई 3-4 साल से गिर ही रहे हैं तो अब खरीद लेना चाहिए, बट मुझे इंडस्ट्रियल साइकिल रिकवर होती नहीं दिख रही। मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल साइकिल रिकवर होती नहीं दिख रही। छोटे इन्वेस्टमेंट अच्छे होंगे, जो 5 मेगावाट, 20 मेगावाट, 50 मेगावाट बनाने वाले पावर प्लांट्स हैं, जो वाटर क्लेंजिंग यूनिट्स, मतलब भारत में इस बार अच्छा है, भगवान की दया से मानसून अच्छी हुई, अच्छा है हुआ है, बट फिर भी जिस तेज़ी से हमारी ग्रोथ हो रही है, जितनी ख़राब तरह से हम अपने वाटर मैनेज करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो वाटर मैनेजमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट में, वेस्ट हीट मैनेजमेंट में काम करती हैं। उस तरह के इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स चलेंगे, लेकिन जो लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं उनमें मेरे ख्याल से बहुत प्रॉब्लम आएगी। वैसे ही PSU बैंक्स, सरकारी बैंक्स, इनके स्टॉक्स बहुत गिरे हुए हैं। हर 3-6 महीने में लगता है कि अब रिकवरी आएगी। मेरे हिसाब से वो रिकवरी जो है बहुत दिनों तक नहीं आएगी। एक आखिरी सवाल, पिछले 5-6 सालों से रिटेल इन्वेस्टर्स पूरी तरह से बाज़ार से दूर है। अब भी 2 डर है। पहली बात तो ये कि हमारा बैगेज है कि पैसा ही नहीं बन रहा है इक्विटी में, तो क्यों लगाएं। और दूसरी बात ये कि हमेशा डर ये रहता है कि FIs बेच कर निकलेंगे, और अब तो QE3 की ख़त्म होने की बात हो रही है, तो ऐसे में हमने ख़रीदा और FIs बेच गए तो क्या होगा। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को आप क्या कहेंगे, क्या कॉन्फिडेंस देंगे, क्या ये सही समय है बाज़ार में उतरने का? इन्वेस्टमेंट और मार्केट के बारे में मैंने तो यही सीखा है कि कोई भी असेट, मतलब कोई भी चीज़ को आप खरीदते हैं, अगर हर कोई वही खरीद रहा है तो उसमें वैल्यू नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ मोमेंटम स्टॉक्स भी होते हैं कि मतलब वो कंपनी इतना अच्छा कर रही है कि आप उसके पीछे जा रहे हैं, बट एज एन एसेट क्लास अगर आप इक्विटीज़ में अगर हर कोई अभी पैसा लगा रहा है तो वो 2007 की बात है। मेरे हिसाब से अभी डिसिप्लिन तरीके से अच्छी कंपनीज के स्टॉक, जिस दिन भी दिखा कि भाई देखो इस स्टॉक को मुझे यहाँ खरीदना है, चलो अभी नहीं आया, लगता है 2 महीने बाद कोई ऐसा झटका लगा कि भाई बर्नांके साहब ने ये भाषण दे दिया तो भाई चलो तो स्टॉक गिर गए, आपने तुरंत जाके थोड़ा खरीद लिया। 3 महीने बाद फिर मौका मिलेगा, फिर खरीद लो, क्योंकि अगले 3-4 साल तक मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं भागने वाला। मेरे ख्याल से 10-15%, आप वो 15-20 बुल मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट अच्छा चलेगा, अच्छे स्टॉक्स हैं, और बुल मार्केट मेरे ख्याल से 3-4 साल बाद आएगा। तो उसके लिए आप जब बुल मार्केट आ जाएगा तो आप स्टॉक नहीं खरीद सकते,
तो मेरे हिसाब से अच्छे स्टॉक्स को इन्वेस्ट करने के लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। FIIs के भागने की बात जहाँ तक है, हो सकता है, अभी मैं नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, मतलब वो डिसीजन मेकर कोई और है। मैं उसमें यही कहूँगा कि इसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि इट लाइक रन ऑन अ बैंक। क्या होता है कि बैंक के पास मान लीजिए 100 रुपये के डिपॉजिट्स हैं, उसके पास कैश तो 5 रुपये ही होता है, राइट। तो अगर हर डिपॉजिटर जाके तुरंत पैसा सबसे मांगने लगा तो बैंक पे रन होता है, रन ऑन द बैंक, और बैंक उड़ जाएगा। तो कुछ हद तक FII इन्वेस्टर के भागने की बात भी जो है वो ऐसी ही है, बट बैंक उड़ते बहुत कम ही है। यानी कि सब बेचने आए तो खरीदेगा कौन? एग्जैक्टली। बट ऐसा होता नहीं है। कितने बैंक्स पे आपने रन होता देखा है? वो तभी होता है जब दुनिया में कहीं बहुत मेजर क्राइसिस हो रही है, कहीं कोई बड़ी इकॉनमी उड़ रही है, तब वो प्रॉब्लम आती है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो नहीं है, बट मीनिंगफुल भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि उसकी 10% या 15% प्रोबेबिलिटी है, वो नहीं। मेरे ख्याल से 2-5% प्रोबेबिलिटी है, होने को हो सकता है। मेरे हिसाब से अगर आप देखें पिछले 20 साल में FII इक्विटी इन्वेस्टर्स ने केवल इंडिया में पैसा लगाया है, और पिछले 20 साल में आप क्राइसिस काउंट करना शुरू करेंगे, आपके हाथों में उंगलियां खत्म हो जाएंगी, राइट। तो क्राइसिस होती है, कुछ देर लोग भागते हैं। वो FII इन्वेस्टर भी थोड़ा कोई एक आदमी बैठा है, मतलब वो उसमें भी 50, 100, हज़ारों लोग हैं। कुछ लोग हैं जो 3 महीने के इन्वेस्टमेंट होराइजन पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो निकालेंगे पैसा। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि वो अगले 20 साल तक इन्वेस्टर रहें इंडिया में, वो नहीं निकालेंगे पैसा। वो निकालेंगे तो कहाँ लगाएंगे? आप किस इमर्जिंग मार्केट में पैसा लगाओगे? आप किस डेवलप्ड मार्केट में पैसा लगाओगे? आप किस बॉन्ड में पैसा लगाओगे? तो डरना काफ़ी वाजिब है। इसलिए मैं वो बैंक वाला एग्जांपल देता हूँ कि बैंक का एग्जांपल लोग बोलते हैं ऐसा थोड़ा होता है। FII इक्विटी भी मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक वैसा ही है। नीलकंठ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका CNBC आवाज़ के लिए वक्त निकाल कर आज आपसे बात करने के लिए। आज आपका पॉजिटिव व्यू सुनकर वाकई में एक बड़ी राहत वाली सिचुएशन दिख रही है कि जैसा कि जो डर लगता है कि ज़्यादातर FIIs बाज़ारों पर बेरिश है, नेगेटिव है, उन सब के बीच में आपकी आवाज़ सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।